friends, and welcome to Prayas. This is day 14 of our prelims discussion series, prelims PYQ discussion series, and this is part 2. That means जो कल बचे हुए क्वेश्चंस थे, मतलब कल कुछ क्वेश्चन देखे हमने पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से रिगार्डिंग, तो उनमें से जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द डिस्कशन. So there was a question in 2020 related to the President of India can summon a session of the Parliament at such place as she thinks fit. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Which of the statements given above is are correct? ऐसा पूछा गया था. So we have marked 1 and 3 correct answer. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है. जैसे मैंने कल भी बोला था कि ऐसे जो वर्ड्स आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, या फिर यहाँ पे आपको यूपीएससी ट्रिक करेगा. ठीक है, तो देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या अलग से यहाँ पे चीजें हुई थी. ठीक है, तो आर्टिकल 85(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers the president to summon each house of parliament to meet at such time and place as he thinks fit. मतलब प्रेसिडेंट को जहां लगेगा, जो टाइम लगेगा वहां पे वो कर सकते हैं, समन कर सकते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, बट 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. मतलब दोनों के बीच में 6 months से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट जो था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 sessions ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी. देखिए, बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट मीट्स फॉर a 3 sessions in a year and constitution does not state that 3 sessions of parliament should be called in a year. ठीक है, बाय कन्वेंशन बोला गया है. और यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही चीज हमने कल भी डिस्कस की थी कि ऐसी जगहों पे ट्विस्ट आएगा या फिर ऐसी जगहों पे ही आपको ट्रिक किया जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें थोड़ा सा, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है या हमें पता नहीं है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं. ठीक है, तो hence statement 2 is wrong. So there was statement 3, there is no minimum number of days that parliament is required to meet in a year, and that is a correct statement. ठीक है, तो यहाँ पे sessions of parliament, president's power to summon and prorogue. देखिए, president have power regarding summoning और prorogement of the session. adjournment से related power प्रेसिडेंट के पास नहीं है. एडजर्नमेंट से रिलेटेड पावर स्पीकर या जो भी चेयरमैन है उनके पास है. तो दिस इज द इशू. और आगे चलते. In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. In the Lok Sabha, the leader of opposition was recognized for the first time in 1969. In the Lok Sabha, if a party does not have minimum 75 numbers, its leader cannot be recognized as the leader of opposition. ठीक है, तब यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, आपको इन तीनों चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे, इन द फर्स्ट लोकसभा मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब मुझे ये भी पता नहीं है कि 1950 था, 1951 था, 52 था, कब था, लेकिन फर्स्ट लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली नहीं, मतलब रिसेंट में कहीं ना कहीं तो होगा. 51, 52, 50. और उस टाइम पे कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग द इंडियन पॉलिटिक्स. कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी. तो ये तो नहीं होगा. ठीक है, ये अगर नहीं हो रहा, ये अगर गलत है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है. तो बचे 2 and 3 and 2 ओनली. तो इसमें सेकंड तो करेक्ट है इन दोनों में, ये तो पता चल गया. बात रही फिर थर्ड की. इन द लोकसभा पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 नंबर्स. अब ये थोड़ा सा वेग जा रहा है, या अगर आपने पढ़ा है तो फिर 1/10 ऑफ द मेंबर्स देखेंगे. यहाँ पे 1/10 of seats of the total strength of the house is recognized as the leader of the opposition. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 75 दिया था ये गलत है. और स्टेटमेंट 2 के बारे में जो बोला है, इन 1969 an official leader of opposition was recognized for the first time. However, it was given statutory recognition in 1977. अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट 2 हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में बात कर ही रहा है, तो आगे भी चलते हैं. थोड़ा सा स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब दिया है इसके बारे में पढ़ लेंगे. क्या पता शायद इस साल या अगले साल या कहीं भी इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसे मैंने बोला कि कांग्रेस पार्टी won 364 आउट ऑफ द 489 सीट्स इन द लोकसभा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ. अब ये 9th शेड्यूल के बारे में था.
ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट डे पे, फर्स्ट हमारा जब पॉलिटी का डिस्कशन था, मैंने शेड्यूल्स के बारे में कुछ चीजें बताई थी। तो देखिए यहाँ पे 9 शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन था, और यहाँ पे भी 9 शेड्यूल के बारे में। जस्ट एंगल शिफ्ट किया गया है, मतलब यहाँ किसी अलग एंगल से पूछा गया था, यहाँ किसी अलग एंगल से पूछा गया है, लेकिन 9 शेड्यूल इज कॉमन। ठीक है। ऐसे ही 7 शेड्यूल भी बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शंस में बहुत बार आया है, क्योंकि 7 शेड्यूल सेंटर स्टेट रिलेशन, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, इनके बारे में बात करता है। सरकार या कमीशन, बहुत सी चीजें लिंक होती है। तो जब भी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी ना, तो उन लिंकेजेस पे ध्यान दीजिए, उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो 2018 में जो ये क्वेश्चन आया था उसके ऊपर ध्यान देते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The validity of law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. अब यहाँ पे वन ओनली डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। कैसे? पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की अथॉरिटी है, तो वो लॉ प्लेस कर सकते हैं 9th शेड्यूल में। ठीक है। यहाँ पे अगर ट्विस्ट करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलेंगे आपको। इसी स्टेटमेंट में अगर प्रेसिडेंट किया जाए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी लॉ कितना भी बड़ा हो तो उसे जुडिशियल रिव्यू से एग्जाम नहीं किया गया है, वेदर इट इज 9 शेड्यूल, 7 शेड्यूल, कोई भी हो, तो उसे जुडिशियल रिव्यू या फिर उसे हम एग्जामाइन करते ही है। तो ये तो हम आउटराइटली से ना बोल देंगे। देखेंगे 9 शेड्यूल के बारे में कुछ एक्सेप्शंस भी है, आउटराइटली या फिर ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, ऐसी कुछ चीजें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो 9 शेड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1951 में ऐड किया गया था, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है जो हमने अभी देखा। जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे इट वाज रिलेटेड टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड लैंड रिफॉर्म्स। अगेन ऐसे कुछ लॉ थे, स्टेट और सेंट्रल लॉज, जो 9 शेड्यूल में ऐड किए गए, और ऐड करने के बाद उन्हें आर्टिकल 31B एक्सक्लूड जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 31B क्या बोलता है? ऐसे लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए उन्हें 9 शेड्यूल में ऐड किया गया है। लेकिन डिफरेंट जो जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा है कि देर इज नो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, सच लॉज डज नॉट एंजॉयज ब्लैंकेट प्रोटेक्शन। अब ये कहाँ से आया? तो केशवानंद भारती का जो केस हुआ था 24 अप्रैल 1973 का, 1973 में उसका जो वर्डिक्ट आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो बाद में वहां से निकल के आया, उसके बाद जो भी लॉज 9 शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे वो सारे जुडिशियल रिव्यू के लिए रखे जाएंगे, या फिर उसे हम एग्जामाइन कर सकते हैं। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर कोई लॉ बनता है, या फिर उसे हमने 9 शेड्यूल में ऐड किया गया है, तो उसे वैलिड करार देंगे और उसे बाद में फिर से री एग्जामाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हुआ कि 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी लॉज थे जो भी वैलिड करार दिए गए वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज बने हैं, वो अगर फंडामेंटल राइट्स या फिर आपका बेसिक स्ट्रक्चर इनको वायलेट कर रहे हैं, तो उन्हें जुडिशियल रिव्यू के लिए रखा जाएगा, री एग्जामाइन किया जाएगा, या उसे हम इनवैलिड करार दे सकते हैं। आर कोहलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में भी यही कहा गया कि एवरी लॉ मस्ट बी टेस्टेड अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इफ इट केम इनटू फोर्स आफ्टर 24 अप्रैल 1973। देखिए जजमेंट केशवानंद भारती इस टाइम पे आया था, इसीलिए ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है। तो लिंकेजेस को भी समझिए। केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, फिर यहाँ पे 9 शेड्यूल की डिबेट है, फिर यहाँ पे आयर कोहलो केस में हमने ये बोला है कि 14, 19 एंड 21 आर्टिकल जो है उसके बिना पे टेस्ट करना चाहिए जो भी लॉ है। और 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉ होंगे या जो भी लॉ 9 शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे उन्हें हम स्क्रूटाइनाइज कर सकते हैं, या फिर उन्हें वैलिड इनवैलिड करार दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो भी लिंकेजेस मिलेंगे उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड कमिटीज, डिफरेंट कमिटीज। ठीक है। तो ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज एक्सेट्रा conferred by the constitution or delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। देखिए अभी बहुत बहुत बड़ा सेंटेंस है, और इतना बड़ा मतलब इसमें थोड़ा सा इंफरेंस निकालने में या चीजें समझने में दिक्कत भी हो सकती है। अब यूपीएससी को ये भी पता है ये बहुत फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे आप जनरल लॉजिक भी लगा सकते हैं। आपको क्या बोला गया? रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज, सारी चीजें लॉज एंड लेजिस्लेशन के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे मार्क कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है लेकिन रिस्क लेना है तो हम इसे मार्क करेंगे। क्यों? वो भी देखते हैं।
रूल्स कमेटी क्या है? तो ये जो चीजें बोली गई है पार्लियामेंट की कमिटीज के बारे में बोली गई है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज मतलब रूल्स जो भी आएंगे वो बिजनेस से रिलेटेड या फिर पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में आएंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मतलब जो भी कामकाज चल रहा है पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड चीजों के बारे में ये है। गवर्नमेंट अश्योरेंस अलग है, देखेंगे हम आगे। तो थोड़ा सा जनरल लॉजिक लगा के यहाँ पे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन ये जो वर्ड है वो यहाँ पे हम रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज, इनको लिंक करके यहाँ पे रिस्क ले सकते थे अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी आइडिया है तो देखेंगे हम क्या क्या लॉजिक है। सबऑर्डिनेट लेजिस्ले कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या करता है? एग्जामाइंस एंड रिपोर्ट टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रूल्स रेगुलेशन, जो भी पावर दिए गए हैं कॉन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज, उनका जो भी पावर दिए गए वो प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रहे हैं या नहीं इसके बारे में सबऑर्डिनेट कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो ये बोथ द हाउसेस में है। देयर आर 15 मेंबर्स एंड इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1953, ठीक है। कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस क्या करता है? This committee investigate the extent to which a minister pledges assurances and undertakings are carried out when he or she makes a promise, assures or takes an undertaking in Lok Sabha, ठीक है। आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है। क्रिएट रूल्स, पार्लियामेंट में क्रिएट रूल्स टू गवर्न द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। द रूल्स कमिटी मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टू लोक सभा रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। सिमिलरली कमिटी ऑन रूल्स इन द राज्यसभा, बोथ द हाउसेस हैज दिस रूल्स कमिटी, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी लुक्स आफ्टर द टाइम फॉर डिस्कशन इन द हाउस एंड मैनेजेस द रूटीन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द कमिटी इज प्रेजेंट इन बोथ द हाउसेस। देखिए अब ये जैसे मैंने बोला था कि कामकाज के लिए अब इतना डिटेल या इतना स्पेसिफिक हमें पता भी नहीं है, तो इनके नाम में जो चीज है ना, बिजनेस रूल्स, गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, लेजिस्लेशन, इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान देके यहाँ से भी थोड़ा सा लॉजिक निकाल सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देर इज अ क्वेश्चन इन 2018 रिगार्डिंग मनी बिल, ठीक है। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या सब टॉपिक है पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा गया था। अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स only provision relating to imposition, abolition, remission, alternation, or regulation of any tax. A money bill has provision for the custody of consolidated fund of India or contingency fund. Money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of India. A money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें पता होना जरूरी है। यहाँ पे कंटिजेंसी फंड नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिक किया गया है या फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। तो प्रोविजन देखेंगे मनी बिल के प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 110 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। प्रोविजंस क्या है? तो imposition, abolition, remission, alternation or regulation of any tax, the custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India, the payment of monies into or the withdrawal of money from any such fund, the appropriation of money out of consolidated fund of इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये भी देखना जरूरी है कि यहाँ पे अगर कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड दोनों है तो यहाँ पे अगर घुमा दिया, ट्विस्ट किया, तो आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हैं। मतलब हमें ये भी पता चलता है कि ट्विस्ट कहाँ कहाँ हो रहे हैं। नॉट करेक्ट, नो लॉ, मैंडेटरी, परमानेंटली, नंबर्स, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरीके से थोड़ा सा हमें ट्रिक किया जा रहा है। तो इन चीजों का ध्यान पढ़ते वक्त भी रखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2018, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ ही she ceases to be a member of the assembly. Whenever the assembly legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his or office immediately, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, देखते हैं, चलिए। स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली, हाउएवर ही वैकेट्स हिज ऑफिस अर्लियर in any of the following cases. If he ceases to the member of assembly, इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। If he resigns by writing to deputy speaker, अब इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो वो प्राइम मिनिस्टर को देंगे या प्रेसिडेंट को देंगे या डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, यहाँ पे ट्रिक किया जाता है। हमें ये पता होता है कि
ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर से, ठीक है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट, आर्टिकल 179 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution। एक बार असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसके बाद नई असेंबली जो आएगी उसकी फर्स्ट मीटिंग तक स्पीकर उस जगह पे रहेंगे, वो इमीडिएटली वो सीट खाली नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बोला था, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली, तो ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो भी क्वेश्चंस या जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट हमने बहुत बार पढ़ा होगा पॉलिटी में, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा यहाँ पे हमें समझ में आया। तो ये जो समझ में आता है, ये हम पढ़ते वक्त ध्यान में रखेंगे, तभी हम वो ठीक से पढ़ पाएंगे। नहीं तो एक लाइन 4 बार रिवाइज करने के बाद भी उस लाइन में से जो छोटी छोटी चीजें निकल के आनी चाहिए हर बार, वो नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए पीवाईक्यू का थोरोली एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दीजिए, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो कल 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 फिर से मिलेंगे। कल तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, सी यू टुमारो।